रोती हुई बबीता पैर पटक कर कमरे में जाती है और अपनी सास से कहती है, बस बहुत हो गया, आज मैं अपनी माँ को फोन करके बुलाती हूँ। अब तो बर्दाश्त करने की हद पूरी हो गई। फटाक से कमरे का दरवाजा बंद कर मायके में अपनी माँ को फोन लगाने लगती है। पीछे से बबीता की सास अंबिका जी भागी भागी आती हैं और खिड़की से बहू को आवाज देती हुई कहती हैं, बहू, घर की बात घर में ही रहने दो। क्यों अपने मायके वालों को छोटी छोटी बात पर फोन करके परेशान करती हो? यह इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम अपने मायके फोन करके सब कुछ बताओ। और ससुराल में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, हम मिल बैठकर बात को सुलझा लेंगे। आंखें तरेरती हुई बबीता कहती है, नहीं माँ जी, अब बात करने से बात नहीं बनेगी। हर बात की रोक टोक मेरे ऊपर ही लगाती हो। क्या तुम्हारे घर की परिस्थितियों की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूं? तो मेरे ऊपर ही सारी रोक टोक क्यों? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। घर के सारे पैसों पर कब्जा जमा कर बैठी हो, अपने हिसाब से ही मुझे खर्च करने के लिए देती हो। तुम्हारी एफडी के भी पैसे आते हैं, घर का किराया भी आता है, फिर भी खर्च के लिए किट किट करती रहती हो। एक बार मेरे हाथ में घर की मालकी दो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूं घर का खर्च कैसे चलाया जाता है, कहकर मां को फोन लगा देती है। अंबिका जी बाहर से अपनी बहू को मना करती रह जाती हैं, लेकिन बहू फोन पर मां से रोती हुई कहती है, मां, तुम्हें पता है आज मेरी सास ने मुझे कितना डांटा, वो भी सिर्फ 10,000 के लिए। क्या बेटा, तुम्हारी उस बूढ़ी सास ने तुम्हें डांटा? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डांटने की? हाँ मां, मेरी सास सारी चीजों की पाबंदी मेरे ऊपर ही लगाती है, हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे ही मना करती है। उनके बेटे की नौकरी चली गई तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। घर में पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ जरूरतें हैं जिन्हें इन लोगों को पूरा करना पड़ेगा, चाहे पैसे हो या ना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर उनके पास जरूरतें पूरी करने की हैसियत नहीं है तो मैं अपनी बेटी को अपने पास वापस मायके ले आऊंगी। तू चिंता मत कर बेटी, थोड़ी ही देर में तेरे ससुराल आती हूं तुझे लेने के लिए। अपना सामान तैयार रखना। अंबिका जी खिड़की के बाहर से बहू की सारी बातें सुन रही थी। फोन रखते ही बबीता अलमारी से बैग निकालकर उसमें सामान पैक करने लगती है, जिसे देखकर अंबिका जी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बेटा भी घर पर नहीं है। वह बार बार दरवाजा पीटकर बहू से दरवाजा खोलने की गुजारिश कर रही हैं। बहू गुस्से से दरवाजा खोलकर कहती है, अब क्या हुआ? मेरी माँ का नाम सुनते ही डर गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी माँ आ रही है, आज ही उनके साथ वापस चली जाऊंगी। बेटा, छोटी छोटी बात पर मायके चले जाना समझदारी की बात नहीं है। अगर घर में पैसों की तंगी है तो मेरे और बेटे के साथ साथ तुम्हें भी तो इस बात को समझना होगा। तुम भी तो इस घर की सदस्य हो। जब बेटे की नौकरी थी तब मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोका। जितना पैसा खर्च करना होता था तुम करती थी, मैं कभी कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आज घर का खर्च सिर्फ ऊपर वाले पोषण को किराए पर उठाकर चलता है। बबीता अपनी सास की एक नहीं सुनती, झट से सारे बैग तैयार कर लिए। थोड़ी ही देर में अंबिका जी की समाधान माया जी आ जाती हैं, भागते हुए बेटी के कमरे में गई। दूसरी तरफ कोने में अंबिका जी खड़ी हैं। माया जी पहले तो अपनी बेटी को गले लगाती हैं और फिर कहती हैं, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ आ गई है। फिर अंबिका जी की तरफ उंगली दिखाते हुए बबीता की माँ कहती है, समाधान जी, मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखते हैं, उसकी हर फरमाइश पूरी करते हैं, लेकिन मैं गलत थी। आज मेरी बेटी ने मुझे रोकर जिस तरह से फोन किया है उससे सब जाहिर हो गया है कि तुम सब मेरी बेटी के साथ अत्याचार करते हो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, छोटी छोटी चीजों को खरीदने से मना कर देते हो। लेकिन तुम लोग शायद यह भूल गए हो कि उसकी माँ अभी जिंदा है। मेरे जीती जी, मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा। मैं अपनी बेटी को वापस ले जा रही हूं, चलो बेटा अपनी माँ के घर चलो। अंबिका जी समधन की बातें सुनकर उन्हें समझाते हुए कहती हैं, अरे समधन जी, बबीता तो अभी नासमझ है, लेकिन आपने तो दुनिया देखी है। और फिर किस घर में सास बहू में थोड़ी बहुत नोक झोंक नहीं होती है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप बहू को सीधा मायके ले जाकर बिठा ले। आप भी तो बहू बेटों वाली हैं, मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझती होंगी। आप घर में आई हैं, बहुत अच्छी बात है। बैठिए, चाय नाश्ता करिए, खाना बनाती हूं, खाना खाकर जाइए। लेकिन मेरी बहू को अपने घर वापस मत ले जाइए। घर की बात घर में ही रहने दीजिए, हम आपस में निपट लेंगे।
ऐसे कैसे? घर की बात घर में रहने दीजिए। यह मेरी बेटी की बात है। तुम्हारे घर की बात सिर्फ तुम्हारे घर की बात नहीं है। मेरी बेटी को तुम्हारे घर में इतनी दुख तकलीफ है और तुम कह रही हो मैं उसे इधर ही छोड़कर जाऊं। यह तो संभव ही नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंख में आंसू आए हैं। तुम लोगों को भी खून के आंसू रुलाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। चलो बेटा, अपना सामान उठाओ और अपनी माँ के घर चलो। अंबिका जी के बहुत मना करने के बावजूद भी बबीता अपनी माँ के साथ मायके चली जाती है। अंबिका जी कोने में चुपचाप खड़ी रह जाती हैं। इधर शाम को थका हारा अंबिका जी का बेटा साहिल आता है और बबीता को आवाज देते हुए कहता है, अरे बबीता, जरा एक कप चाय बना दो, बहुत सर दुख रहा है। अंबिका जी अपने बेटे के लिए एक कप चाय बनाकर ले आती हैं तो साहिल कहता है, क्या हुआ माँ? बबीता घर पर नहीं है। आप मुझे इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, तू मेरी छोड़, अपनी बता कैसा रहा आज का दिन? आज तुम्हारे 2 इंटरव्यू थे, कैसे रहे? क्या लगता है इन दोनों में से कहीं ना कहीं तुम्हारी जॉब लग जाएगी? हाँ माँ, इंटरव्यू तो दोनों ही अच्छे गए हैं। अब देखता हूं कब उधर से कॉल आता है। मैं तो अपनी तरफ से जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लगता है आजकल मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। अगर इन दोनों में से मेरी ही जॉब लग जाती है तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बबीता को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। वैसे बबीता दिखाई नहीं दे रही, अपने कमरे में सो रही है क्या? नहीं बेटा, हिचकते हुए अंबिका जी कहती हैं, सुबह बबीता को करवा चौथ की शॉपिंग के लिए 10,000 चाहिए थे। बेटा, अगर मैं उसे 10,000 दे देती तो अभी पूरा महीना बाकी है। घर का खर्च कैसे चलता? बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पा रही हूं। वह तो ये कहो कि मैंने कुछ पैसे अपने बचत के रखे हुए थे जिससे 2-3 महीने काम चल गया, लेकिन बहू अभी हमारे घर की परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके हाथ पहले की तरह अभी भी खुले हुए हैं। बस इसी बात को लेकर जब देखो तब मुंह फुला लेती है कि मैं पूरे घर की मालकिन बनी बैठी हूं, मुझे घर की मालकी दे दो, सारे पैसे मुझे दिया करो, मैं अपने हिसाब से खर्च चाहे, फिर देखना कितने अच्छे से घर चलाती हूं। पूरे घर के पैसों पर बुढ़िया कुंडली मारकर बैठी है। अगर खर्च करती भी है तो एकदम कंजूसी से। कल भी बहू ने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए पैसे मांगे थे, जो बेटा मैं नहीं दे पाई। अब तुम ही बताओ, मैं इतने सारे पैसे उसे कैसे दे दूं? यह तो भला हो तुम्हारे पिताजी का, जो हमें 2 मंजिला मकान बनवा कर दे गए थे, इसीलिए मैं घर के खर्च चलाने के लिए ऊपरी वाली मंजिल को किराए पर दे दिया, जिससे 5,000 आते हैं और घर का खर्चा चल रहा है। हाँ माँ, यह बात तो सही है, और इसमें सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट तो आपको ही करना पड़ रहा है। हमारा कमरा तो पहले से ही नीचे था, लेकिन आपका कमरा जब से घर घर बना है ऊपर ही था। लेकिन आपको इस आर्थिक तंगी की वजह से अपने कमरे को छोड़कर नीचे मेहमानों वाले कमरे में जाकर रहना पड़ रहा है। तो क्या हो गया बेटा, नीचे मेहमानों वाला कमरा भी तो हमारा ही है। थोड़ा बहुत जिंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें हमें उन्हीं के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो और मुसीबतें हमारे सामने आने के लिए खड़ी होती हैं। इसीलिए हमें सोच समझकर काम करना पड़ता है। बेटा, थोड़े बहुत पैसे हारी बीमारी के लिए भी बचाकर रखने पड़ते हैं। फिर माँ, क्या हुआ? बबीता को आपने पैसे नहीं दिए तो उसने कुछ कहा नहीं? हाँ बेटा, इसीलिए तो उसने अपनी माँ को फोन करके बुला लिया और माँ के साथ मायके चली गई। क्या माँ, बबीता इतनी छोटी सी बात पर मायके चली गई? मुझे पूछना जरूरी भी नहीं समझा? छोटी छोटी बातों को भी बबीता समझने की कोशिश नहीं करती है। अब इतनी सी बात पर मायके जाने की क्या जरूरत थी? चलो छोड़ो बेटा, कोई बात नहीं। अब बबीता का गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा तो उसे फोन करो और वापस बुला लो। नहीं माँ, मैं उसे फोन नहीं करूंगा, ना तो वह मुझसे बात करके गई है और ना ही मुझसे पूछकर। अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। बहू इन सारी बातों को नहीं समझती है तो क्या तुम भी नहीं समझोगे? घर गृहस्थी के गाड़ी में एक को तो झुकना ही पड़ता है। अगर दोनों ही गुस्से में रहेंगे तो कभी बात नहीं बनेगी। इसीलिए तू मेरी बात मान और बहू को फोन कर। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर बाद बबीता को फोन करता हूँ। मन ना होते हुए भी साहिल माँ के कहने पर बबीता को फोन करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बबीता भी अपनी माँ के घर पहुंच गई है। जब बड़े बड़े बैग लेकर पहुंची तो हॉल में उसके भाई भाभी बैठे हुए थे। बबीता को बड़े बड़े बैगों के साथ मायके आया हुआ देखकर उसकी भाभी चेतना हैरान रह गई। भाई भी हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ?
बबीता सब ठीक तो है ना? तो बबीता की माँ बड़ी ही अकड़ के साथ कहती है, क्या समझ रखा है उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ कैसा भी व्यवहार करेंगे और मैं सहन कर लूंगी? ले आई हूं अपनी बेटी को अपने घर। क्या माँ तुम बबीता को उसके ससुराल लेने गई थी? ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो आप लेने चली गई? मुझसे कह देती मैं चला जाता। क्या हुआ बबीता, सब ठीक तो है? हाँ भैया सब ठीक है। अब मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ। मुझे नहीं जाना उस घर में जहां मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी छोटी छोटी फरमाइश भी पूरी नहीं करता है। सिर्फ 10,000 ही तो मांगे थे मम्मी जी से, वह भी देने से मना कर दिए। मेरी माँ को ही देख लो, भाभी की हर फरमाइश पूरी करती हैं। बबीता की भाभी यह सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वह अंबिका जी को बहुत अच्छे से जानती है। दूर के रिश्ते में अंबिका जी उसकी बुआ भी लगती हैं। कहती है, नहीं बबीता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बुआ जी ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी हैं। आंखें तरेरते हुए माया जी कहती हैं, बहू तो तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी बेटी झूठ बोल रही है। तभी सोहन कहता है, माँ बबीता को छोटी सी लड़ाई झगड़े के बाद मायके ले आना अच्छी बात नहीं है। आंटी जी और जीजा जी को कितना बुरा लगा होगा। यह सब देखकर बबीता कहती है, हाँ हाँ भैया, मैं सब समझ रही हूं। मेरे आने से आपको और भाभी को अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए ये सारी बातें कर रहे हो। बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है और तुझे अपने घर में लेकर आई हूं तो अपने दम पर लेकर आई हूं, तुम्हारे भाई भाभी के दम पर नहीं। मेरी पेंशन के पैसे आते हैं और ये पूरा घर भी मेरा ही है, तो क्या इस घर में मैं अपनी बेटी को नहीं बुला सकती हूं? मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी अपने साथ रख सकती हूं और उसके खर्च भी चला सकती हूं। पूरे 30,000 पेंशन मिलती है मुझे। यह सुनकर चेतना से नहीं रहा जाता है और वह कहती है, माँ जी वैसे भी आधी से ज्यादा पेंशन तो हर महीने दीदी ही ले जाती थी, थोड़ी बहुत हम लोगों के लिए बचती है। अब वह घर पर आ गई हैं तो वह भी हमारी ना रही। हमारे घर के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। तुम्हारे बेटे की दुकान भी ठीक ठाक ही चल रही है। घर का खर्चा पेंशन के पैसों से ही चलता है। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस निकाल पाते हैं। हर चीज में कटौती करते हैं तब जाकर घर चला पा रहे हैं। आपने दीदी की शादी में ही सारा फंड खर्च कर दिया था, उनके लिए सारा सामान खरीद कर दिया, साथ ही साथ बहुत सारा जेवर भी बनवा कर दिया। सब कुछ उन्हीं के हिसाब से किया था। हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। थोड़ी सी पेंशन थी, उसमें भी आधे पैसे बचते थे। अब आप दीदी को घर ले आई हो तो वह भी नहीं बचेंगे। बहू की बात सुनकर माया जी गुस्से से आग बबूला होते हुए कहती हैं, सोहन तुम्हारी पत्नी की जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। मैंने गरीब घर की लड़की को इसीलिए अपने घर की बहू बनाया था कि हमारे घर में झुककर रहेगी, हर चीजों में एडजस्ट करके रहेगी, हम जैसा कहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा करेगी। लेकिन मैं देख रही हूं कुछ दिनों से तुम्हारी पत्नी की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। यह सुनकर के चेतना की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर वह कमरे में चली गई। अरे महारानी, अब कमरे में कहाँ जा रही हो? मेरी बेटी आई है, रसोई में जाकर उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। बताओ बेटा क्या खाओगी? जो तुम खाओगी वही बनवाएगे तुम्हारी भाभी से। माँ, आज मैं घर का खाना नहीं खाऊंगी। ससुराल में घर का खाना खा खाकर बोर हो गई थी। मेरी बूढ़ी सास मुझे कुछ भी बाहर का नहीं मंगाने देती थी, हमेशा पैसों की ही तंगी बताती रहती थी। आज ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी, सब कुछ अपनी पसंद का मंगवाऊंगी। ठीक है बेटा, तुझे जो मंगवाना है मंगवा ले। तेरी माँ के पास पेंशन के पैसे आते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। फोन निकालकर बबीता अलग अलग तरह के 2-3 पिज्जा ऑर्डर कर देती है, साथ में बर्गर, फ्रेंच फ्राई, बहुत कुछ बाहर का खाना मंगा लेती है। अपने कमरे में बैठकर सब कुछ खाने लगती है। तभी साहिल बबीता को वीडियो कॉल करता है। बबीता भी यह दिखाने के लिए कि अपनी माँ के घर में कितनी खुश है, वीडियो कॉल उठाती है। साहिल कहता है, बबीता तुम बिन बताए मायके क्यों चली गई? इधर माँ और हम दोनों तुम्हारे लिए कितने चिंतित थे। बबीता फोन पर अपने सामने रखे हुए पिज्जा बर्गर को दिखाते हुए कहती है, मेरी चिंता मत करो, मैं अब अपनी माँ के घर में आ गई हूँ, बहुत सुखी हूँ। देखो जो मुझे खाना था मैंने ऑर्डर कर लिया। मेरी माँ ने एक बार भी मना नहीं किया। तुम्हारी माँ तो छोटी छोटी बात पर भी रोक टोक लगाती हैं। पूरे घर की मालकिन बनी बैठी हैं, किराए के पैसे रखती हैं और एफडी के जो पैसे आते हैं उसको भी वही रखती हैं।
मुझे उनके आगे हाथ फैलाकर पैसे मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है। बबीता की नासमझी भरी बातों को सुनकर साहिल को गुस्सा आ जाता है और वह फोन को काट देता है। पास में बैठी हुई अंबिका जी कहती हैं, बेटा फोन क्यों काट दिया? माँ, मैंने उससे बात करने के लिए फोन किया था, लेकिन वह तो अपने मायके की हेकड़ी दिखा रही है। रह लेने दो उसे अपनी माँ के घर, कर लेने दो अपने सारे पूरे अरमान, जब उसे हमारी जरूरत होगी तब आ जाएगी। बबीता के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है, एक बार जॉब मिल जाने दो, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाला है। चेतना अपनी सास से कहती है, मांझ करवा चौथ आने वाला है, सोच रही हूं अपने लिए एक साड़ी खरीद लूं करवा चौथ पहनने के लिए। हाँ माँ, भाभी के साथ मैं भी बाजार जाऊंगी, मुझे भी करवा चौथ की साड़ी खरीदनी है। मैंने अपनी सास से करवा चौथ की शॉपिंग के लिए 10,000 मांगे थे, तो उन्होंने मना कर दिया, सिर्फ 1,000 दे रही थी। माँ, क्या 1,000 में साड़ी खरीदी जाती है? अपनी शादी की डेली यूज में पहनने वाली साड़ियां मैंने 2-2 हज़ार की खरीदी थी और वह मुझे करवा चौथ पर 1,000 थमा रही थी। बेटी के हाथ में 10,000 रखते हुए माया जी कहती हैं, जाओ बबीता, अपने पसंद की साड़ी खरीद लो और उसकी मैचिंग की चूड़ियां भी खरीद लेना। पास में खड़ी हुई चेतना कहती है, माँ, मुझे भी तो साड़ी लेनी है, मुझे भी पैसे दे दो। तुम्हें साड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? कोई पुरानी साड़ी रखी होगी, वही ड्राई क्लीन करवाकर पहन लो। और अभी सर्दियों में तुम्हारे मायके में शादी है, मुझे फिर से नई साड़ी दिलानी पड़ेगी, तो तभी दिलाऊंगी। करवा चौथ पर पुरानी साड़ी से काम चला लो। सास का दोहरा व्यवहार देखकर चेतना का मन अपनी सास और ननद के लिए खराब हो जाता है। आए दिन बबीता भाभी से खाने पीने की फरमाइश करती रहती है, कभी यह बना दो तो कभी वह बना दो। पूरा दिन चेतना रसोई में खड़ी रहती है, बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाती है। बबीता और उसकी माँ हॉल में बैठकर बातें कर रहे हैं और हॉल में ही चेतना के दोनों बच्चे खेल रहे हैं। खेलने में चेतना की बेटी गिर जाती है, जिससे उसके दोनों घुटनों में बहुत तेज चोट लग गई, खून निकलने लगा। वह बहुत देर तक रोती रही, लेकिन बबीता और उसकी माँ ने अपनी पोती को नहीं उठाया, दोनों कमरे में चली गई। उसी समय सोहन अपनी दुकान से वापस आया तो देखता है कि माँ और उसकी बहन आराम से कमरे में बैठकर बातें कर रही हैं। पास में ही बेटी रो रही है, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं रहा। सोहन को गुस्सा आ जाता है और कहता है, माँ जरा बाहर आओ, कुछ बात करनी है। दोनों बाहर आ जाती हैं। माँ, बहुत हो गया, अब तुम माँ बेटी इस घर में आराम से रहो, हम दोनों अपने बच्चों को लेकर इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मेरी पत्नी पूरा पूरा दिन रसोई में खाना बनाने में व्यस्त रहती है, ना तो बच्चों को ठीक से पढ़ा पा रही है, ना ही उन पर ध्यान दे पा रही है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो क्या बबीता उन्हें थोड़ा सा पढ़ा भी नहीं सकती है? घर में कोई काम नहीं है, पूरा दिन दोनों लोग बैठकर आराम से बातें करती रहती हो, ना तो घर के किसी काम में हाथ बटाती हो और ना ही बच्चों को संभालती हो, ऊपर से अपने पैसों की अकड़ अलग दिखाती हो। रहो अपने पैसों और अपनी बेटी के साथ, हमारे पास जितना पैसा है उतने में हम आराम से रह लेंगे और एक दूसरे को समय भी दे देंगे। जिसे सुनकर बबीता और उसकी माँ दंग रह जाती है। अगर भैया भाभी घर से चले गए तो उनकी फरमाइश पूरी कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? घर कौन संभालेगा? बेटा, तुम घर छोड़कर चले जाओगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? तुम दोनों हमारे इकलौते बहू बेटे हो, तुम्हारा फर्ज बनता है हमारी देखभाल करना। माँ, मेरा फर्ज आपकी देखभाल करना बनता है, तो बबीता का फर्ज भी अपनी सास और पति की देखभाल करना बनता है। लेकिन वह तो अपने ससुराल की कमियां गिनाते नहीं थकती है, थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट अपने ससुराल में नहीं कर सकती है। अब बस बहुत हुआ, मैं नहीं रहूंगा इस घर में। तभी अंबिका जी का फोन बबीता की माँ के पास आता है और वह कहती हैं, समधन जी, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है। आप चाहे तो जिस तरह से अपनी बेटी को उसके ससुराल से ले गई थी, उसी तरह से वापस भी कर जाइए। मैं क्यों वापस छोड़ने आऊं? साहिल को भेज दीजिए, वह ले जाएगा नहीं। समधन जी, जिस तरह से आप अपनी बेटी को लेकर गई थी वैसे ही वापस भेज दीजिए। मेरा बेटा बबीता को लेने नहीं आएगा और बेटा भी बबीता को लाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वह ससुराल आना चाहती है तो जैसे आप ले गई थी वैसे ही उसको वापस भेज जाइए। शादी के बाद बेटियां मायके नहीं ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, आगे आप खुद समझदार हैं। इतना कहकर अंबिका जी फोन काट देती हैं। बेटी के आने से घर के जो हालात और परिस्थितियां बन रही थी कि बेटा बहू भी बबीता की वजह से घर छोड़ने के लिए तैयार थे। कहीं माया जी के घर का माहौल बिगड़ ना जाए।
इसीलिए वह अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजने के लिए राजी हो जाती हैं। बेटी से कहती हैं, बबीता, तुम्हारी सास का फोन आया था, साहिल की नौकरी लग गई है, अब तुम अपने ससुराल में आराम से जाकर रह सकती हो। माया जी को अंदर ही अंदर यह डर खाए जा रहा था, कहीं बेटी की वजह से उनके बहू बेटे हाथ से ना निकल जाए। बे तो एक ना एक दिन अपने ससुराल चली ही जाएगी, मुझे तो अपने बेटे बहू के साथ ही रहना है। बबीता भी कहीं ना कहीं मां की मनसा समझ जाती है और वह बिना कुछ कहे ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। इधर माया जी अपने बेटे बहू को जाने से रोकते हुए कहती हैं कि बेटा, बबीता अपने ससुराल जा रही है, अब तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी घर में रहो, यह घर तुम्हारा भी है। इस घर को छोड़कर जाओगी तो चार लोग ताने मारेंगे और मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे कि तुम्हारे बहू बेटे घर छोड़कर क्यों चले गए और बेटी ससुराल से मायके में आकर क्यों बैठी हुई है। बबीता अपनी मां की ये सारी बातें सुन लेती है और उसे आज एहसास हो रहा है कि उसने ससुराल से मायके आकर कितनी बड़ी गलती की है। आज जब मेरी भाभी घर छोड़कर जा रही है तो समाज के चार लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे मायके भेजने के लिए और अपने बहू बेटे को रोकने के लिए हाथ पैर जोड़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन मैंने तो अपनी सास की एक नहीं मानी थी। मेरी सास ने भी कितने हाथ पैर जोड़े थे, मेरे आने के बाद उनको भी कितना कुछ सुनना पड़ा होगा। बबीता को कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी थी और वह चुपचाप से अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में माया जी बबीता को लेकर पहुंचती हैं तो साहिल और अंबिका जी अपनी बहू के आने का इंतजार कर रहे थे। सभी को चाय नाश्ता कराने के बाद चाबी के गुच्छे को बहू के हाथ में थमाते हुए अंबिका जी कहती हैं, ये लो बहू, घर की मालकी और आज से घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी, अब सारी मालकी तुम ही संभालो। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे यह सब नहीं संभाला जाता है। घर में बहू है तो वही घर गृहस्थी संभाले, बाकी कहां से कितने पैसे आते हैं यह तो तुम्हें पता ही है। अब वह सारे पैसे तुम ही लेना और अपने हिसाब से घर गृहस्थी चलाना। उम्मीद करती हूं तुम मुझे निराश नहीं करोगी। यह देखकर माया जी शर्मिंदा हो जाती हैं कि जिस सास बहू के बीच में वह कलह पैदा कर रही थी, कितनी आसानी से उसी सास ने आज घर की सारी जिम्मेदारियां और मालकी अपनी बहू को हंसी खुशी से दे दी, जबकि मैं तो अपनी बहू को गिन गिन कर पैसे देती हूँ, हमेशा उसे दबाकर रखती हूँ, पूरे घर में रोब जमाती हूँ, कभी बहू बेटे को कुछ नहीं बोलने देती हूँ, जबकि पूरी घर गृहस्थी को मेरी बहू ही संभाले हुए हैं, फिर भी मैं उससे सीधे मुंह बात नहीं करती हूँ। आज बबीता के साथ साथ उसकी मां की भी आंखें खुल रही थी। तभी बबीता के ससुराल में पीछे से उसके भाई भाभी बच्चों को लेकर आ जाते हैं। अरे भाभी, आप भी आ रही थी तो हमारे साथ ही आ जाती। अरे नहीं नहीं, वह तो बुआ का फोन आया कि तुम लोग भी आ जाओ, इसीलिए हम लोग आ गए। रसोई में अंबिका जी सबके लिए नाश्ता लेने जाती हैं तो पीछे से चेतना भी आ जाती है। अंबिका जी चेतना का धन्यवाद करते हुए कहती हैं, चेतना, अगर आज तुम हमारा साथ न देती तो पता नहीं हमारी बहू को कब अकल आती और कब तक वह घर वापस लौट कर आती। हाँ बुआ जी, मेरी ननद और आपकी बहू को सबक सिखाने के लिए ही मैंने और सोहन ने घर से अलग रहने का नाटक किया था, वरना अपनी सास को अकेला छोड़कर एक ही शहर में अलग रहने का कोई मतलब नहीं है। वह तो सिर्फ एक नाटक था और अच्छा हुआ उस नाटक से बबीता को अकल आ गई और साथ ही साथ माँ जी भी डर से अपनी बेटी को ससुराल छोड़ गई। हाँ बेटा, यह तो तुम सही कह रही हो। अंबिका जी और चेतना जी इतना कहकर हंसने लगती हैं। थोड़ी देर में सभी लोग चले जाते हैं। इधर बबीता ने घर की जिम्मेदारियां अपने सर पर लेकर एक मुसीबत और मोड़ ले ली है। पहले हर बात पर सास को ताने देने वाली और फिजूल खर्ची करने वाली बबीता अब हर खर्चे को डायरी में लिखने लगी है, सोच समझकर खर्च करने लगी है। कितने का किराना आना है, कितने पैसे दूध के देने हैं, घर में 4 लोग आते जाते हैं तो उनका भी आना जाना देखना है। बड़ी मुश्किल से बबीता घर की जिम्मेदारियों को संभाल पा रही थी। कई बार उसका मन हुआ कि वह सास को चाबी का गुच्छा वापस कर दे, क्योंकि ना तो वह अपने मन का कर पा रही थी और ना ही हाथ खोलकर पैसे खर्च कर पा रही थी। साहिल की नौकरी के पैसे आने के बावजूद भी बबीता पैसे इस तरह से खर्च करती थी कि बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन अपनी सास से भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि जब तक सास के पास मालकी थी तब तक वह उन्हें कोसती ही रहती थी कि तुम बहुत कंजूसी करती हो, पैसे छुपा कर रखती हो, खर्च करने के लिए नहीं देती हो।
लेकिन आज जब खुद पर घर की मालकी की जिम्मेदारी पड़ी तो उसे आटे तेल का भाव समझ में आ गया। 2 महीने भी नहीं गुजर पाते हैं। थक हार कर चाबी का गुच्छा अपनी सास के पास लेकर गई और बोली, माँ जी, ये चाबी का गुच्छा और घर की मालकी आप ही संभालिए, मेरे बस का नहीं है। मुझे यह सब सीखने में बहुत समय लगेगा। हाँ, मुझे इन 3-4 महीनों में इतना तो समझ आ गया है कि मेरी नासमझी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब मैं अपनी उन बुरी आदतों को सुधारने की कोशिश करूंगी, लेकिन घर की मालकी नहीं लूंगी। आप अपने हिसाब से घर के खर्च करिए जब तक आपके हाथ में मालकी थी। मैं हाथ खोलकर पैसे खर्च तो कर लेती थी, लेकिन जब से अपने ऊपर घर की जिम्मेदारी ली है तब से अपने लिए कुछ भी नहीं सोच पाती हूँ। पास में बैठा हुआ साहिल हंसता हुआ कहता है, क्यों, क्या हुआ बबीता? पहले तो तुम्हें माँ की मालकी बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी, और आज जब तुम्हारे पास घर की मालकी आ गई है तो तुम चाबी का गुच्छा वापस कर रही हो। हाँ हाँ साहिल, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। मुझे अभी यह सारी चीजें सीखने में बहुत समय लगेगा। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब हम भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाएंगे। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने नासमझी में कई बार आपका दिल दुखाया है। और साहिल, तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि मुझे किस तरह से अपने ससुराल में रहना है। अंबिका जी बहू को गले लगाते हुए कहती हैं, अरे बहू, तुम चिंता मत करो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम और साहिल हैं तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें धीरे धीरे घर गृहस्थी की सारी चीजें सिखा दूंगी। सास सिर्फ नोक झोंक करने के लिए नहीं होती है, बल्कि सास का काम अपनी बहू को घर गृहस्थी की बातों को सिखाना भी होता है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। पास में बैठे हुए साहिल से अंबिका जी कहती हैं, अरे साहिल, दिवाली आ रही है, जाओ बहू को एक अच्छी सी साड़ी दिला लाओ। दिवाली पर मेरी बहू नई साड़ी पहनेगी। माँ जी, आप भी हमारे साथ चलिए, मैंने आपको कभी नई साड़ी खरीदते हुए नहीं देखा है। हमारे साथ एक नई साड़ी आप भी खरीद लीजिए। सास बहू के इस प्रेम को देखकर साहिल मन ही मन बड़ा खुश हो रहा है, और दूसरी तरफ बबीता की माँ भी अब अपने बहू बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी है। अब उन पर कोई रोब नहीं जमाती है। तो दोस्तों, सास बहू का रिश्ता सिर्फ नोक झोंक तक ही सीमित नहीं होता है। सास हमें जिंदगी की ऐसी सीख देती है जो हमेशा हमारे काम आती है। अगर माँ हमें जन्म देती है तो सास भी हमें एक माँ की तरह ही घर गृहस्थी की बारीकियों को सिखाती है। छोटे अगर ना समझी करते हैं और अगर बड़े थोड़ी सी भी समझदारी दिखाते हैं तो घर में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।